छोटी सी बात रह गई थी, तो जरा वो 5 मिनट का देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन के एंड केबी ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एक ही छोटी सी बात आपकी रह गई है और फिर हम लोग चालू करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। रिलेशन बिटवीन के एंड केबी ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि के का मतलब है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और केबी का मतलब है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। देखिए ध्यान रखिए, हम जो संबंध के और केबी में बताने जा रहे हैं उनमें पहले से संबंध है। बोथ आर कंजुगेट पेयर, बोथ आर कंजुगेट पेयर। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि अगर के रखोगे इसका तो के भी रखोगे इसी के कंजुगेट बेस का। H प्लस को बाहर निकाल दिया, कंजुगेट बेस बन गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए और देखिए, आपने अगर के रखा इसका तो के भी रखोगे इसी के कंजुगेट बेस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने के भी रखा इसका क्योंकि ये बेस है, तो के रखोगे इसके कंजुगेट एसिड का। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। हम जो के और केबी में संबंध बताने जा रहे हैं उनमें संबंध बताने जा रहे हैं जिनमें पहले से संबंध है कंजुगेट का। ठीक है, तो कोई डेरिवेशन में नहीं कराता हूं, मेरा सीधा कहना है कंजुगेट एसिड का के मल्टीप्लाइड बाई उसके कंजुगेट बेस का केबी बराबर बच्चों होता है के डब्ल्यू। नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेरिवेशन। हाँ, ऑफ कोर्स ये याद भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो K इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, डायरेक्ट बेटा आंसर आता है। और अगर आपने कल भी ये काम किया था, हाँ बिल्कुल सही बताया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ का लॉग लेके, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, तो पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू, दैट्स इट। ठीक है, आपको मालूम है P का मतलब होता है माइनस का लॉग। जब तक लिख रहे हो बोल दो, पी के ए बराबर माइनस का लॉग के ए, पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू बराबर माइनस का लॉग के डब्ल्यू। आपको मालूम है के डब्ल्यू की वैल्यू 25 पे होती है 10 की पावर -14, तो पी के डब्ल्यू 14। 90 पर के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, तो पी के डब्ल्यू 12। अब ना बुलवाओ, इतने बार कम से कम बोल चुके। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल भी कराने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे। HCN का के है फलाना, तो बताओ CN माइनस का के बी क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो के इंटू के बी बराबर है ए डब्ल्यू, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए, एक छोटा सा हेडिंग था, ये मैंने आपको बता दिया, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की हेडिंग, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तैयार है सब लोग? हटा दो इसको, हटा बेटा इसको। चलिए, तो इस हेडिंग को मैं हटाने जा रहा हूं और आज की हमारी हेडिंग है, जो अगले 2 घंटे चलेगी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए, देखो आपको मालूम है एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, और अगर किसी सॉल्ट में पानी डालो और ये वापस से एसिड और बेस में बदल जाए, देन द फिनोमिना इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट माने सॉल्ट, हाइड्रो माने वाटर, लिसिस माने ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर बैक इनटू एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज सिंपली रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट प्लस वाटर बराबर एसिड एंड बेस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे साथ में। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट बैक इनटू एसिड एंड बेस with the help of water, with the
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से इस हेडिंग से बच्चों को यह भी क्लियर हो रहा है कि इट इज सिंपली रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ जाए। बड़ा एक बात और सुनो, हाँ, ऑनलाइन में कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि मोबाइल की पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये, तो ये क्या प्रॉब्लम है, यहां से प्रॉब्लम है कि उधर से प्रॉब्लम है? हाँ, पूरी स्क्रीन में आता है, बच्चों की स्क्रीन में नहीं आ रहा है। किसके में? नहीं नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम है, एक बीच में भी ऐसा हो गया, देख लेते हैं, ठीक है। इट इज रिवर्स ऑफ बच्चों न्यूट्रलाइजेशन, सुनते रहे। बट इसमें थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे एक हेडिंग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस रिएक्शन करके जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब न्यूट्रलाइजेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेरे भाई, इफ द फॉरवर्ड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड प्रोसेस मस्ट बी एंडोथर्मिक। सो इफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक। यस, इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलो आज देखते हैं, चलिए थोड़ा सा खेल खेलते हैं इसके ऊपर हम लोग। आइए आराम से पढ़ें। जिस पर सबसे ज्यादा समय टीचर से देते हैं वो तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, जिस पे समय नहीं देते हैं वो 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, अपना अपना तरीका है ना। चलो देखो, जैसे ये मान लो बेटा कोई एसिड है H, क्यों एसिड है? क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये कोई बेस है BOH, क्यों बेस है? क्योंकि रिप्लेसेबल OH माइनस है। दोनों ने रिएक्शन किया, अच्छा कैसे किया ये भी मालूम है तुम्हें। एसिड देता है H प्लस, बेस देता है OH माइनस। H प्लस और OH माइनस बोले तो वाटर, क्या बन गया रे? वाटर प्लस। एसिड का बचा हुआ एनायनिक पार्ट और बेस का बचा हुआ कैटायनिक पार्ट आपस में जुड़कर बनाते हैं सॉल्ट। दिस इज व्हाट? सॉल्ट, ठीक है। वेरी सिंपल होता है। एसिड ने H प्लस दिया, बेस ने OH माइनस दिया, दोनों ने कंबाइन करके पानी बनाया। इसका बचा हुआ एनायनिक पार्ट, इसका बचा हुआ कैटायनिक पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, सॉल्ट बन जाता है। एंड दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यस बेटा, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आइए गेट बंद करो, पीछे दोबारा काले हो जाएंगे फालतू, ठीक है। एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर बैक टू एसिड एंड बेस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, आप अगर कहें तो मैं लास्ट लाइन हटा दो, लास्ट लाइन हटा दो, जगह चाहिए मेरे को थोड़ी, ठीक है। देखिए, एसिड और बेस रिएक्शन करके जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भूल गए होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड को कहते थे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF, और बैकवर्ड को कहते थे रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे यहां पर फॉरवर्ड प्रोसेस जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसका कांस्टेंट कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, और बैकवर्ड प्रोसेस जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसका कांस्टेंट कहलाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। 2 बार बोलो, फिर से बोलो। अब बेटा एक फॉरवर्ड प्रोसेस है, एक बैकवर्ड प्रोसेस है, तो दोनों के कांस्टेंट में इनवर्स का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन? यस, मैं बोल सकता हूं न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट इज रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट इनके नाम जरूर लिखें, नाम लिखिए जरा, एज का तो लिखिए एटलीस्ट। बोलो बच्चों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, इतना लिखिए। अच्छा भाई, एक बेसिक हमने आपको बता दिया। अब एक बार सुन लीजिए, कभी भी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाए तो बेटा इसको निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। हाँ, डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है इसको, और इसी को हम पढ़ रहे हैं अंडर द हेडिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जब कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाए और न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाए तो बच्चा तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए बनने वाले सॉल्ट, और तुम उस सॉल्ट का कैलकुलेट करोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बाद में उसकी पलटी मार दोगे तो आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। पहले तो दिमाग में सेट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है। ऑफ कोर्स सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने का डायरेक्ट तरीके होते हैं। आप सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट।
करना हो कि उसके अंदर कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है इस समय इसके अंदर एसिड है HA और बेस है BOH। अब मान लो इसको ढक दें, छुपा दें, बताओ इसके अंदर कौन सा एसिड कौन सा बेस? वेरी सिंपल, इसको 20 से तोड़ देगा, तोड़िए, आयनों पर चार्ज तो लगा ही लोगे, किस पर कितना पॉजिटिव है किस पर कितना निगेटिव है। जो नंबर हुआ करे उनको मत देखा करो, जिस पर जितना पॉजिटिव हो उसको वाटर को उतना निगेटिव दे देना, और जिस पर जितना निगेटिव हो उसको वाटर का उतना पॉजिटिव दे देना। BOH बेस आ गया, HA एसिड। तो किसी सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड कौन सा बेस है कभी भी पता करना हो, सॉल्ट को 20 से काट दो, प्लस वाला पार्ट प्लस, माइनस वाला पार्ट, जितना प्लस है उसे वाटर का उतना ही माइनस देना, और जितना माइनस है उसे वाटर का उतना ही प्लस देना। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। हमेशा ध्यान रखना इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनको देखे नहीं जाते, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इतना नहीं है, बहुत सवाल अभी कराऊंगा मैं। तो CuSO4 दिया, ये सॉल्ट है। अब हमें पता करना है इसके अंदर बेस कौन है और एसिड कौन है, चार्ज पता कर लिया, अब देखिए Cu+2 चार्ज है, 2 OH देंगे और -2 चार्ज है, तो बेस हो गया CuOH का होल ट्वाइस और एसिड हो गया H2SO4। कोई समझे, कोई समझे? जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल Na2SO4, आपको मालूम है Na प्लस होता है और सल्फेट होता है 20 से, इन नंबरों को देखने की जरूरत नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, 2 माइनस है 2 प्लस, तो बेस हो गया NaOH और एसिड हो गया H2SO4। बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है इसीलिए समस्या होती है, तो बेस पर फोकस करिए, ठीक है। तो सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड है कौन सा बेस है मेरे ख्याल से आप निकालना सीखो, खत्म करें बात। तो अभी तक आपने मुझसे क्या सीखा? एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, कांस्टेंट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। एंड द रिवर्स प्रोसेस सॉल्ट प्लस वाटर बराबर एसिड प्लस बेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कांस्टेंट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दोनों में रिलेशन होता है इनवर्स। फिर तुमने मुझसे सीखा सॉल्ट को देख के अगर पता करना हो कि उसके अंदर कौन सा एसिड कौन सा बेस है तो प्लस और माइनस में तोड़ दो, प्लस को दे दो वाटर का माइनस, माइनस को दे दो वाटर का प्लस, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। कोई साहब नहीं लिख लिया, कुछ लिखना है क्या? तो ये कौन लिख लिया? लिख लिया, ये लिख लिया, तुम्हारा कर दी, बड़ा जो है दम लगती है ये सर बोलने, आवाज मुझसे नहीं निकलती है, हाँ भाई क्या किसी और कर दी क्या? अच्छा आगे वाले नहीं कर देते, अच्छा लगेगा थोड़ा, आप ठंडे ठंडे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत गर्मी हो गई है, बिकॉज आई एम वेरी हॉट एक्चुअली। हटा दे इसको, आप देखो, अब देखो देखो देखो, अब मैं आगे बढ़ने से पहले सॉल्ट को थोड़ा सा क्लासिफाई करना चाहता हूं। मैं आज सॉल्ट के दो तरीके से क्लासिफिकेशन करूंगा, कितने तरीके से? दो। पहला तरीका सॉल्ट के क्लासिफिकेशन का क्या है, देखिए पहले तरीके के हिसाब से जो सॉल्ट है वो मैंने 3 प्रकार के बोले, एसिडिक सॉल्ट, दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा, बेसिक सॉल्ट अगेन 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, और नॉर्मल सॉल्ट। देखिए आपने देखा कि एसिड ने बेस से रिएक्शन किया, एसिड ने H+ दे दिया, बेस ने OH- दे दिया, वाटर और सॉल्ट बन गया। अब सुनो, कभी कभी ऐसे सॉल्ट बनते हैं जिनके पास अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे सॉल्ट जिनके पास अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, राइट बेटा? मतलब दे स्टिल हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। लिख लिया हो तो ठीक, ना लिखा हो तो पेन बंद। मैंने आपसे पहले बोला जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है उस पर सिर्फ 5 मिनट देंगे, जिस पे लोग बिल्कुल नहीं करते उस पर 1.5 घंटे देंगे, ठीक? देखिए जैसे इसको देखो बेटा, इसको बेटा आपको मालूम होगा H3PO4 एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, इसका बच्चों वैलेंस स्पेक्ट्रम कितना है? ये 1 by 1 अपने अंदर से 3 हाइड्रोजन को हटा सकता है। मैंने बच्चों इसका रिएक्शन 1 मोल NaOH से कराया। अब 1 मोल का मतलब है ये सिर्फ 1 OH दे सकता है, तो इसका 1 OH इसके 1 H से कंबाइन करके 1 मोल पानी बनाएगा, यहाँ बचेगा Na+, यहाँ बचेगा H2PO4-, दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बनाएंगे। तो बच्चों आप खुद देखो सॉल्ट तो बन गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए अभी भी इसके अंदर से 2 हाइड्रोजनों को हटाया जा सकता है। यस बच्चों, ऐसे सॉल्टों को कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। बोलो हाँ ना? चूंकि बेटा इनके पास अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसलिए ये फर्दर बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। अक्सर
अक्सर बच्चे सोचते हैं एसिड और बेस ने रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, अब ये सॉल्ट किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, गलत सोचते हैं। अगर ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, इसके बाद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी भी अगर रखे हुए हैं तो ये फर्दर बेस से रिएक्शन करेगा। विश्वास ना हो तो आप जरा देख सकते हैं, इस एसिडिक सॉल्ट में मैंने 1 मोल NaOH को फर्दर डाला, देखिए क्या हुआ, इसने 1 OH दिया, इसने 1 H दिया, पानी निकल गया और बन गया Na2HPO4। आप देख सकते हैं रिएक्शन हुई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो सॉल्ट बना है ये साला अभी भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट। मतलब ये फर्दर 1 मोल NaOH से रिएक्शन कर सकता है। आप देख सकते हैं, मैं समय दूंगा लिखने का, डोंट वरी। ये फर्दर 1 मोल NaOH से रिएक्शन करेगा, फिर से 1 OH और 1 H दोनों ने निकाला, फिर से एक सॉल्ट बन गया और बॉटल अलग हो गया। बच्चों क्या इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। बोलो हाय ना। तो ऑन द बिहाफ ऑफ कि सॉल्ट के पास रिप्लेसेबल H+ या रिप्लेसेबल OH- है या नहीं है, हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं। अगर रिप्लेसेबल H+ है तो एसिडिक सॉल्ट, रिप्लेसेबल OH- है बेसिक सॉल्ट, कुछ भी रिप्लेसेबल H+ या OH- नहीं है तो नॉर्मल। सुनते रहिए, अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, तो ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है बेस। इसी प्रकार से अगर रिप्लेसेबल OH आयन होगा तो वो बेसिक सॉल्ट होगा और फर्दर रिएक्ट कर सकता है एसिड से। हाँ ना। लेकिन जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जिनके पास ना रिप्लेसेबल H+ ना रिप्लेसेबल OH-, वो फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो देखिए सब लोग, तो यहां पे एक पॉइंट समझ में आया, दे स्टिल हैव रिप्लेसेबल H+, hence आगे बोलो, can further react with, अब लैंग्वेज लिखिए मेरे साथ साथ, एग्जांपल में बाद में लिखवा लो, ऊपर लिख लो, एग्जांपल बाद में लिख लेना। आ जाओ बेसिक सॉल्ट में आ जाओ। दे स्टिल हैव replaceable OH ion, hence can further react with acid। ओके बच्चों, और नॉर्मल सॉल्ट में क्या लिखेंगे, नाइदर रिप्लेसेबल H+ नॉर रिप्लेसेबल OH-। बच्चों लिख लो, ऊपर कर लिख लेना तो मुझे बता देना, तो ऊपर कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया है कि क्या सॉल्ट के पास अभी भी कुछ रिप्लेसेबल H+ या OH- है। अगर रिप्लेसेबल H+ है तो एसिडिक सॉल्ट, रिप्लेसेबल OH- है तो बेसिक सॉल्ट, और कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। ऊपर लिख लेना तो बता देना मेरे को। पहला एग्जांपल मैंने एसिडिक सॉल्ट के ऊपर आपको कराया है। ठीक है, एक एग्जांपल और करा देते हैं बेसिक सॉल्ट के ऊपर, पिक्चर पूरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, हटा दे, हटा दे बेटा, हटा दे बेटा इसको, चलिए हटा के दे, ऊपर ऊपर कर देते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ऐसे समझ तो आप लोग अच्छे से चुके हो, बस ऐसे थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं FeOH का होल थ्राइस, पूरी क्लास देख रही है, ये बेस है जिसका वैलेंस वेक्टर कितना है 3, मतलब ये अपने अंदर से 3 OH को निकाल सकता है। हाँ या ना। अब देखिए, अगर आपने इसका रिएक्शन 1 मोल HCl से कराया तो 1 H 1 OH 1 पानी निकल गया, आपका जो सॉल्ट बनेगा उसके पास अभी भी रिप्लेसेबल OH होंगे। दिस इज ए बेसिक सॉल्ट। हाँ या ना। ये फर्दर एसिड से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी शुरुआत में 2 मोल HCl डालते तो 2 H+ 2 OH- निकल जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी जो सॉल्ट बनता वो बेसिक सॉल्ट ही होता, जो फर्दर HCl से रिएक्शन कर सकता है। और अगर इसके अंदर शुरुआत में आपने 3 मोल HCl डाले होते तो 3 H+ 3 OH- 3 पानी निकल जाता, और अब जो सॉल्ट बनता ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सॉल्ट होता। चलो भाई इतना
इतना तो मेरे छात्रों को क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उससे पहले मैं सॉल्ट के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। ओके, अब जरा देखिए बच्चों, देखिए आज का जो लेक्चर है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हम लोग को जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़नी होती है वो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट की पढ़नी होती है। किसकी बोलो, पहले ये दिमाग में बैठा लो। मैं पागल थोड़ी ना हूं जो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन ऐसे किया। एक्चुअली आज की जो क्लास है वो सिर्फ इस प्रकार के सॉल्टों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि नॉर्मल सॉल्ट कौन होते हैं, जिनके पास ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो ना रिप्लेसेबल OH आए। आज का पूरा चैप्टर बेटा इनके ऊपर है। पहले तो ये समझिए, अगर आपको एसिडिक या बेसिक सॉल्ट दिए गए हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस आपके सिलेबस में नहीं, इवन किसी के सिलेबस में नहीं। वो BSc थर्ड ईयर में पढ़ा जाता है, IIT में भी नहीं आता है क्वेश्चन, और मेडिकल में भी नहीं आता है क्वेश्चन। हम लोग को जो हाइड्रोलिसिस पढ़नी है दैट इज फॉर नॉर्मल सॉल्ट। तैयार है सब लोग, आगे बढ़ा जाए। सबको हटा दूं, मैं हटा दूं। अच्छा अभी नीचे लिखने आए थे। ओके, तो बेटा आज का टॉपिक किस प्रकार के सॉल्ट के ऊपर है, नॉर्मल सॉल्ट, जिनके पास ना रिप्लेसेबल H+ ना रिप्लेसेबल OH है। मैंने पकड़ लिया अब नॉर्मल सॉल्ट, पूरी पिक्चर इसी के ऊपर है। अब देखिए कि जो नॉर्मल सॉल्ट है इसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। कैसे, तुम लोग 2-3 क्लासों से पढ़ रहे हो, तुम लोग जानते हो स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पर एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक। तो इस आधार पर सॉल्ट बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ऑफकोर्स नॉर्मल सॉल्ट कितने प्रकार के, 4। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना नॉर्मल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना नॉर्मल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस से बना नॉर्मल सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना नॉर्मल। तो आइए मैं इसको हटा रहा हूं और मैं अपनी हेडिंग को ले जा रहा हूं नॉर्मल सॉल्ट की तरफ। देखिए नॉर्मल सॉल्ट चार प्रकार के होते हैं। पहला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने नॉर्मल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने नॉर्मल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस से बने नॉर्मल सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, हमारी पूरी क्लास इन्हीं के ऊपर चलेगी आज। देखिए मैंने अभी अभी लगभग 10 मिनट पहले आपको सिखाया कि सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड कौन सा बेस है, आप उसको बीच से काट दो, प्लस को दे दो वाटर का माइनस और माइनस को दे दो वाटर का। देखिए उसी का तो यूज है। देखिए जैसे मैंने आपको दिया पहला सॉल्ट CH3COO, सब लोग देखा, आपको पता करना है इसके अंदर एसिड कौन है और बेस कौन। ये माइनस है, ये बीच से काटा, बोला वो वाली कहानी, माइनस को दे दो प्लस को दे दो। चल भाई बोल, एसिड कौन है, एसिडिक एसिड वीक एसिड, बेस कौन है NaOH, फर्स्ट और सेकंड के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। आगे मैंने भी आपको दे दिया, मान लीजिए कुछ से ये दे दिया Na2CO3, समझ गए, नंबर से कोई मतलब नहीं होता। Na बोले तो प्लस, कार्बोनेट बोले तो माइनस। चलो बताओ, प्लस को दे दिया वाटर का, माइनस को दे दिया वाटर का, जल्दी बताइए बेस कौन है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड कौन है H2CO3 वीक एसिड। क्या हमने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है, जगह नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना लिखना पड़ेगा, हेडिंग लेवल होना चाहिए। सड़क सही ऐसे हो जाता क्या, अच्छा ये तो आजादी बोल, अरे वाह ठीक है ठीक है। देखिए बेटा तीसरा, बेटा मान लो मैंने एग्जांपल आपको ये दिया, ये देखिए सब देखेंगे बच्चों, पोटेशियम बेंजोएट, ये बेटा माइनस है और ये बेटा प्लस, बीच से काटा, माइनस को दे दिया वाटर का और प्लस को दे दिया वाटर का। आखिर ये बेंजोइक एसिड इज ए वीक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल सही एग्जांपल लिखे हैं, जो 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। सहमत हो सब लोग, बेस क्लियर करिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
दूसरा एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट। फॉर एग्जांपल मैंने NH4Cl आपको दिया, चलिए बोलिए, प्लस अमोनियम आयन और ये हो गया क्लोराइड, 20 से काटिए, प्लस को दे दिया वाटर का माइनस और माइनस को दे दिया वाटर का प्लस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। धरती में कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है? 7, उसमें से एक HCl होता है, आया ना। मैंने दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर आयन Cu+2 होता है, सल्फाइड आयन सल्फेट आयन SO4-2, 20 से +2 को दे दिया -2 और -2 को दे दिया, बेस हो गया CuOH का होल ट्वाइस, वीक बेस होगा, और एसिड हो गया H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ होते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। मैग्नीशियम में बदतमीजी मालूम है ना, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है तो स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन सॉल्ट के अंदर है तो वीक बेस। क्लियर है कि नहीं? देखो नकली आपने जो बोला है, अगला एग्जांपल भी वही देने जा रहा हूँ। ये देखिए, अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है Cl-, नंबर से कोई मतलब नहीं, किसी काम के नहीं। +2 को दे दिया -2 और -1 को दे दिया प्लस। अब देखो बेस हो गया MgOH का होल ट्वाइस, वीक है स्ट्रॉन्ग, वीक है स्ट्रॉन्ग, वीक। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया होता तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अगर वो सॉल्ट के अंदर है तो वो वीक बेस है। तो वीक बेस और HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तीनों एग्जांपल लल्लन साहब लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैंने ये दिया HCOONH4 अमोनियम फॉर्मेट, ये माइनस को दे दिया वाटर का प्लस, प्लस को दे दिया वाटर का माइनस। फॉर्मिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? यस। मैंने आपको ये देखिए कुछ नहीं है, NH4Cl ले, NH4 प्लस Cl-, यहां से बन गया NH4, यहां से बन गया HCl। वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। लास्ट में ये लिखा और ये लिखा, मैंने पूछा बताइए भाई क्या है? देखिए पोटेशियम प्लस होता है, नाइट्रेट माइनस होता है, प्लस को दे दिया माइनस, माइनस को दे दिया प्लस। KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट Na प्लस ClO4 प्लस को दे दिया माइनस, माइनस को दे दिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर? बताओ CSBr क्या सही लिखा हुआ है? CSBr बोलो यार, है सही लिखा है। सीजियम प्लस Br माइनस, प्लस को दे दिया माइनस, माइनस को दे दिया प्लस। फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ठीक है। अब बताइए कैल्शियम सल्फेट सही लिखा है गलत है? बोलो, ऑफकोर्स सही है। कैल्शियम +2 सल्फेट -2, +2 को मिलेंगे 2 माइनस और -2 को मिलेंगे 2 H+। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही एग्जांपल लिखा, ठीक है। चलो भाई, हमने नॉर्मल सॉल्ट का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर जो एसिड और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उस आधार पर 4 प्रकार के सॉल्ट हमको पढ़ने को मिलेंगे। खत्म करें बात, ठीक है। बताओ बताओ, इसमें एक लिख रहे हैं एनिलीनियम क्लोराइड, सही है गलत? बोलो, बिल्कुल सही है। आप जब इसको 20 से काटेंगे तो ऑफ कोर्स दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस मूर्ख एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट ए और सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे हाइड्रोक्साइड लेते हैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही लिखा। बट इट लिखना था, लिखो ना चाहना लिखो, इतने बहुत एग्जाम्पल करवा दिए। अब
कोई भी एग्जांपल आपके सामने आएगा तुरंत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। बेस मजबूत होना चाहिए। एंड व्हाट इज द बेस? सॉल्ट के अंदर क्या है ये कैसे पता करें? प्लस और माइनस में काटो, प्लस को दे दो वाटर का माइनस, माइनस को दे दो वाटर का प्लस, दैट्स इट। ठीक है, चलो हटा दो। अच्छा अब जरा देखो, इन नॉर्मल सॉल्ट के ऊपर तुम्हारे पेपर में 2 सवाल आते हैं, बोलो कितने? तो पहला सवाल, हमने एक नॉर्मल सॉल्ट लिया, अब बार बार मेरे मुंह से नॉर्मल सॉल्ट मत बोलो, हम जो भी सॉल्ट बोलेंगे वो क्या है यार? नॉर्मल। हमने एक सॉल्ट लिया, उसको पानी में घोला, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई। 2 क्वेश्चन आते हैं मेडिकल बच्चों, हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट घड़ी से 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, जिसमें अक्सर लोग 1.5 घंटे लगा डालते हैं, उसे 5 मिनट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, उसको देखो। सवाल नंबर 1, इस सॉल्ट को पानी में घोला, बताइए इसकी एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जब इस सॉल्ट को पानी में घोला और इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, तो इस हाइड्रोलिसिस का नाम क्या होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस या कुछ और? तो 2 सवाल, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा और नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? ठीक, सुनो एक कहानी सुना देते हैं। ये कहानी तुम लोगों पर ही आधारित है। तुम लोग घर से बहुत दूर हॉस्टल में रहने आते हो, या यूं बोलो पीजी में लेके रहते हो, एक कमरा है, रूम लिया, उसमें 2 लड़के रह रहे हैं। एक लड़का हट्टा कट्टा थोड़ा मजबूत भारी भरकम 6 फुटी है, दूसरा लड़का लीन थीन कमजोर मेरे जैसा है, 5 फुटी है, आगे 5 फुटी नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि उस कमरे में हुकूमत किसकी चलेगी? बट नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग वाली। तो कह जाओ बाहर से दूध का पैकेट ले आओ, बेचारा दुबला पतला वाला करके हमारे लेके जाएगा, ऐसा होता है। जब किसी लड़की ने बोला जाओ बाहर से बीड़ी ले आओ, तो दुबला पतला जाएगा बाहर से बीड़ी लेके आएगा, लेके आएगी। ठीक है, तो घर का मान लो कमरे में गंदगी हो गई, तो झाड़ू लगा दो, दुबला पतला वाला झाड़ू लगा दो। मतलब काम कौन कर रहा है? दुनिया भर में। और हुकूमत कौन चला रहा है? स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है उसकी हुकूमत चलती है। उसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट डिसाइड करता है, क्योंकि हुकूमत हमेशा मजबूत आदमी की ही चलती है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन का नेचर पूछा जाए, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो सॉल्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का नेचर है। अब बात करते हैं नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का एक्चुअली में मतलब है कि सॉल्ट के अंदर जो 2 पार्ट होते हैं उनमें से वो कौन सा पार्ट है जो वाटर से रिएक्शन करेगा। वाटर से रिएक्शन करने का मतलब है काम करना, दूसरे की चड्डी धोना। अरे तुम लोग को मालूम ही नहीं है, तुम लोग अभी रहे नहीं हॉस्टल में, कभी जाओ मेडिकल कॉलेज में देखो कि सीनियर कैसे करते हैं। जब मेरे होता है तुम लोग मत करना, अब शायद रैगिंग कम हो गई है, 3 ग्रेड चले गए, खूब रैगिंग होती थी। अरे क्या क्या नहीं करवाते थे, तुम्हें क्या क्या बता नहीं सकते। क्लास में बड़ी बदतमीजी होती थी कि जब से लोगों ने पता नहीं क्या, अब तो रैगिंग इज गुड, बट बहुत ज्यादा होने लगी, नीचता होने लगी, तो भी उस पर बैन लगा दिया। तो रैगिंग अच्छी चीज होती है, बच्चे जो होते हैं खुल जाते हैं, अपने सीनियर से घुल मिल जाते हैं, सीनियर से भी हेल्प मिलती थी यार। सीनियर आपको बताता है बेटा ऐसे पढ़ना, बेटा ये किताब ले लो, सीनियर से बहुत हेल्प मिलती है। अब तो जैसे रैगिंग खत्म हो गई है, अब से लड़की बताते हैं बच्चे सर जूनियर यस बॉस भी नहीं बोलते, ऐसे निकल लेते धीरे से, जानते क्या लोग हैं। खैर, तो हम ये कर देता, तो पानी से रिएक्शन कौन करेगा? जो झाड़ू पोछा लगाए। काम कौन कर रहा है? कमजोर वाला। बस सॉल्ट में जो कमजोर वाला पार्ट होता है वो डिसाइड करता है नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वही वाटर से रिएक्शन करता है, वही कमरे में झाड़ू पोछा लगाता है, वही बगल वाले के कपड़े की। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना। कहानी कंप्लीट हो रही है, अब समरी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वाला लड़का हुकूमत चलाएगा, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा वो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डिसाइड करेगा। कमजोर वाला लड़का झाड़ू पोछा लगाएगा, बगल वाले के कपड़े धोगा, मतलब कमजोर वाला पार्ट पानी से रिएक्शन करता है और नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिसाइड। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, एक मिनट लिख पाएंगे इसको। तुमने इसको पानी में डाला, सवाल आता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कौन? बेस, तो नेचर क्या हो गया? बेसिक। नेक्स्ट, इसका नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक कौन? एसिड। और एसिड बनाया किसने? एनायन। किसने बनाया? तो नाम हो गया एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? तो स्ट्रॉन्ग वाले ने डिसाइड किया है नेचर और वीक वाले ने डिसाइड किया है टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस या नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस। यस, तुमने इसको पानी में बोला, नेचर क्या होगा? ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर होगा एसिड। अब सवाल आया टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी? तो बेस जो है वो कमजोर है और कमजोर चीज बनाई है कैटायन ने, तो नेम होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस।